जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो पढ़ रहे थे वो टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियां। बहुत प्यारा टॉपिक है और मैं विचार कर रहा हूं कि देखो नदियां टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक हो गया अब, जैसे राजस्थान में 50 जिले बने हैं उस कारण। ठीक है। और तो मैंने विचार ये लिया है कि ये जो पूरी क्लासेज है, कोर्स की क्लासेज है, ये आपको बता दे रहा हूँ। और ये हम जो है वो ए पर तो होंगी होंगी ये, और यूट्यूब पर केवल एक जो नदियों का टॉपिक है ये हम जरूर देंगे। ठीक है। तो आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है। ठीक है। आज जो टॉपिक रहेगा, जो अपनों ने एक नदी पढ़ी थी आंतरिक अपवाह में, वो कौन सी थी? घग्गर, है ना। तो अपना टॉपिक था राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां। ठीक है। और आंतरिक अपवाह की नदियों में हमने जो ट्रिक देखी थी, हमने जो ट्रिक देखी थी वो कौन सी थी? कौन सी नदी पढ़ रहे थे गुरुजी? पहले तो ये बताओ आप। हम जो नदी पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे आंतरिक अपवाह तंत्र की। अपवाह तंत्र। और आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर जो नदियां थी उसका मैंने आपको ट्रिक लिखाया था। घग्गर का काम सारू वे के। घग्गर का काम सारू वे के। बहुत प्यारी और शानदार ट्रिक थी ये जो हमने देखी थी। अब देखते चलिएगा। अब देखते चलिएगा। घग्गर से जो नदी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी कल। घग्गर है। का से जो नदी होगी उसका नाम है कांतली, है ना। कल देखी थी हमने। जी गुरुजी। कै से जो नदी होगी वो होगी कांकणी, कांकणी नदी। और मैं से याद रखना मासी। कौन सी नदी? मासी। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सा से साबी। और रू से याद रखिएगा रूपनगढ़। सागी नदी अलग है, साबी अलग है ना। और रू से एक नदी और याद करिएगा, रूपा रेल। बहुत प्यारी नदी है मेरे भाई, है ना। बे से याद करिएगा बांडी। बे से बांडी। के से याद करना कुंकुद। और ये वादा है आपको, राजस्थान की नदियों का टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि गुरुजी हाँ अपना ना वो टॉपिक जो है वो करवायो, वो नहीं। हाँ मैं से ये मासी, सॉरी मेन था करना। मासी तो बनास की सहायक है, मेन था करना यार। ठीक है। चलिए, अपना इतना जो नदियों का जो पार्ट है आज कोशिश करते हैं कि नदियां कंप्लीट अपने पढ़ देंगे इस क्लास के अंदर। हमने घग्गर तो पढ़ ली। आज जो दूसरी नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम है कांतली। कौन सी नदी है भाई? कांतली नदी। तो सभी साथी मेरे प्यारे हेडिंग लगाओ, कांतली नदी। कांतली नदी। देखो मेरे भाई, कांतली नदी की हम बात करें तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो होता है खंडेला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? खंडेला। और खंडेला जो पहाड़ी है मेरे भाई याद रखिएगा, खंडेला जो पहाड़ी है वो राजस्थान के सीकर जिले में है। कहां पर है? सीकर। और सीकर अब संभाग भी बन गया है ना। बिल्कुल गुरुजी। अब हम बात करें आगे। अब हम बात करें आगे तो ये नदी यहां से निकली और इस प्रकार बहती हुई ये रहा, यहां अपना जल डाल डाल देती है यहां पर। गुरुजी यहां पर इसने जो जल डाला वो कहां डाला? सुनते रहिएगा। पूरा राजस्थान की नदी टॉपिक अपने मैप में करेंगे, मानचित्र में करेंगे। यहां पर जो तालाब था वो था मुंडरेला। कौन सा तालाब? मुंडरेला तालाब। गुरुजी मुंडरेला तालाब तो झुंझुनू में है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मुंडरेला जो तालाब है वो झुंझुनू के अंदर है। देखो सीकर से ये नदी निकली। सीकर के बाद ये नदी एक नए जिले में चली जाती है जिसका नाम है नीम का थाना। नीम का थाना। और नीम का थाना की एक तहसील, और उस तहसील का नाम क्या है भाई? उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी। तो उदयपुर वाटी से होते हुए यह नदी जो है वो बहती है और उसके बाद ये नदी एक नए जिले में चली गई और जिसका नाम है झुंझुनू। तो झुंझुनू से ये नदी होती हुई अपना जल कहां डाल देगी? अपना जल डाल देगी मुंडरेला तालाब में। नीम का थाना के अंदर इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं पनपी थी। कौन कितनी सभ्यताएं? दो। जिसमें एक सभ्यता का नाम है गणेश्वर। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। और दूसरी सभ्यता का नाम है सुनारी। गुरुजी ये तो पहले सुनारी झुंझुनू में पढ़ा करते थे और गणेश्वर सीकर में। तो याद रखना अब ऐसे पढ़ना है आपको दोनों नीम का थाना में। बिल्कुल सिंपल बात है। कांतली नदी को लेकर, कांतली नदी से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं गुरुजी एग्जाम में? तो चलिए प्रश्नों की बात करते हैं। पहले एक बार फिर ध्यान करें। यह नदी सीकर से निकली,
नीम का थाना, नीम का थाना के बाद झुंझुनू, झुंझुनू के मुंड्रेला तालाब में अपना जल डाल दिया। गणेश्वर सभ्यता और सुनारी जो सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे है, ठीक है। कांतली नदी के देखें उपनाम, उपनाम तो याद रखिएगा। आंतरिक अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्ण भाव दृष्टि से, पूर्ण बहाव दृष्टि से बहने वाली सबसे लंबी नदी, बहने वाली सबसे लंबी नदी है मेरे भाई, सबसे लंबी नदी, क्योंकि इसकी कुल लंबाई जो है, क्या भाई, कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई जो है वो टोटल 100 किलोमीटर है। कितनी है? 100 किलोमीटर। गुरुजी तो घग्गर की तो हमने इससे ज्यादा पढ़ी थी, तो सुनिएगा मेरी बात। घग्गर जो है वो कहां से आती है? हिमाचल से। लेकिन जैसे ये अपना राजस्थान है, ये नदी कैसे है कि राजस्थान से निकली और राजस्थान से निकलकर राजस्थान में जल डाल दिया। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? पूर्ण भाव। जो राजस्थान से बाहर ना जाए वो कौन सी नदी होगी? पूर्ण भाव, ठीक है। तो आंतरिक अपवाह में पूर्ण भाव की सबसे लंबी नदी तो होगी कांतली। और सीधा पूछे कि पूर्ण भाव दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो है बनास। कौन सी नदी है? बनास नदी। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, आगे पढ़ेंगे इस नदी को भी। ये बात समझ में आ गई आपको कांतली नदी को लेकर? तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा या उतार लीजिएगा इसको। जी, अब दो बात और याद रखना। देखो, इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र हो गया तोरावाटी। और इसकी सहायक नदी जो है, सहायक नदी, उसका नाम याद रखना, मावती। कौन सी नदी? मावती नदी। झुंझुनू को दो भाग में विभाजित करने वाली नदी भी यही है। ये दो भाग में विभाजित कर देती है, विभाजित कर देती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, झुंझुनू को दो भाग में विभाजित करने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? कांतली नदी। समझ में आ गई जी। तो इसकी सहायक नदियां की बात करें तो एक मावती होगी और एक और याद करिएगा, साप नदी। साप नदी। तो ये दो इसकी क्या हो जाएंगी? सहायक नदियां। बहुत प्यारी जो है कांतली नदी, उसको हमने कवर कर लिया है। इसके प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी बोला जाता है, ठीक है। ये आपको याद हो गई बात जी। फिर से देखो, आंतरिक भाग की 100 किलोमीटर लंबाई है, सबसे लंबी नदी है पूर्ण भाव की दृष्टि से। गणेश और सुनारी दो सभ्यताएं नीम का थाना में। झुंझुनू को दो भागों में बांट दी और झुंझुनू में अपना जल मुंड्रेला तालाब में विलय कर दिया। खंडेला पहाड़ी कहाँ है? सीकर से निकली। प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। दो सहायक नदी है, मावती और साप नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो नदी की ओर। गुरुजी इसके बाद जो नदी है उसका नाम क्या है? तो वो ट्रिक याद करो, कांकणी। वो कौन सी नदी है? कांकणी, कांकणी नदी, ठीक है गुरुजी। इसको अब पढ़ते हैं। हाँ जी, पढ़ो भाई। एक गांव है यहां, और इस गांव का जो नाम है वो है जैसल। ये पहले ऐसे याद रखो आप, ये जिला जो है इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये जिला है अपना जैसलमेर। ये जिला कौन सा है? जैसलमेर। और जैसलमेर का एक गांव है कोटड़ी। ये जिला कौन सा है गुरुजी? ये जिला है मेरे भाई अपना जैसलमेर। कोटड़ी गांव से ये नदी निकलती हुई बहती है और ऐसे बहकर अपना जल डाल देती है एक झील में। गुरुजी ये झील कौन सी है? अभी बताऊंगा, सारी बात बताऊंगा, तुम धैर्य बना के रखो बस। इस झील का नाम है बुझ। तो ये जो कोटड़ी से निकली इस नदी का नाम जो था वो कौन कौन सी नदी थी? कांकणी। तो कांकणी नदी जो है इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि यहां से निकली और बुझ झील में क्या है अपना जल जो है वो डाल दिया। बुझ झील जो है और राजस्थान के रूपसी गांव, और रूपसी गांव मैंने आपको बता दिया जैसलमेर में। ये पूरी कहानी जैसलमेर की है ना। तो बुझ झील में अपना जो जल है वो डाल देती है, ठीक है। कौन सी नदी है? कांकणी।
कुल लंबाई 17 किलोमीटर है। आंतरिक अपवाह की तो है ही है, आंतरिक अपवाह तंत्र की तो है ही, ये तो याद रखना ही है। वह राजस्थान की भी सबसे छोटी नदी यही है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी भी मेरे भाई मेरे दोस्त यही है, छोटी नदी। अच्छा, एक बात और ये डाउट रहेगा कि गुरुजी आपने जो नदी नदी टॉपिक डाला है या नदी टॉपिक ये करवाओगे आप, ये किस लेवल का रहेगा? ठीक है, आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हो? देखो, राजस्थान में सबसे बड़ी जो वैकेंसी है राजस्थान की वो है RAS, तो ये वहां तक मार कर जाएगी। आप सारे प्रीवियस ईयर के पेपर जो है पर्सन जो करके देख लेना, मेंस तक की मैं गारंटी लेता हूँ ये नदी टॉपिक पढ़ने के बाद। और कंप्लीट जिस साथी को राजस्थान की जियोग्राफी जो है वो कोर्स लेना है, ठीक है, मात्र 199 रुपये में के अंदर विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ लिखोगे तो ये एप्लीकेशन है, और ये अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। कंप्लीट राजस्थान की जियोग्राफी नवीन आंकड़ों पर आधारित आपको प्रोवाइड जो हो जाएगी मात्र 199 में। वो तो बस ये समझ लो थे, राख लियो है। बाकी जो है मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट करा दूंगा, ये विश्वास रखो आप। जैसे आपने नदी टॉपिक दिखाया, और भी मैंने टॉपिक करवाए हुए हैं, देखना आपको आनंद आएगा। जलवायु वगैरह टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, नई जियोग्राफी के आधार पे। तो आंतरिक व राजस्थान की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक वातंत्रवी, वो होगी कांकणी नदी, ठीक है। कांकणी नदी को एक नाम से और जानते हैं, मसूरदी नदी, मसूरदी नदी, मसूरदी नदी। ओके गुरुजी, ये तो बात हम याद कर लेंगे। अच्छा, लोद्रवा कहां पड़ता है? लोद्रवा जैसलमेर में। लोद्रवा नाम सुना होगा ना? जी गुरुजी। तो मुम्मल और महेंद्र की जो कहानी आप सुनते हो वो भी कहाँ की फेमस है? वो भी जैसलमेर की राजकुमारी है ना, अपने पढ़ते हैं लोद्रवा की राजकुमारी मुम्मल। हाँ, मुम्मल गुरुजी बुक भी आवे, चलो अच्छी बात आवे। तो अब आगे देखो। अच्छा, जब ये नदी, चलो ठीक है, यहाँ 17 किलोमीटर तक तो भाई, जब जैसलमेर में 5 सेंटीमीटर वो बताते हैं कि वर्षा होती है, यानी सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर में, लेकिन कुछ तो होती है, जैसे पलाया झील वगैरह बनती है वहां, कुछ तो वर्षा होती है। हाँ गुरुजी, वर्षा कुछ तो होती है। तो जो वर्षा होती है तो इसमें पानी आएगा, आएगा। जब जैसलमेर जिले में पानी आएगा तो इसका भाव क्षेत्र आगे निकल जाएगा, ठीक है। जब इस नदी का भाव भुज झील से आगे चला जाता है तो क्या होता है? तो याद रखना, जब जब इस नदी में पानी की मात्रा अधिक हो जाए, जब इस नदी में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, तब यह मीठा खाड़ी का निर्माण करती है, मीठा खाड़ी का निर्माण करती है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है मेरे भाई। कि जब ये नदी मतलब पानी इसमें अधिक हो गया, और पानी अधिक होने के बाद झील से बाहर निकलेगा तो किसका निर्माण करेगी? तो निर्माण करेगा मीठा खाड़ी, ठीक है। ये बात आप लिख लेना। अब मैंने दो नदी पढ़ा दी आपको, एक कांतली और एक कांकणी। इसकी कुल लंबाई कितनी है भाई? 17 किलोमीटर, जो राजस्थान की सबसे छोटी नदी जो है मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो क्या है नेक्स्ट, मतलब नदी की। तो कांतली पढ़ ली, कांकनी पढ़ ली, घग्गर का काम, मैं से याद रखना मेंथा नदी। में से जो नदी है वो कौन सी याद रखनी है आपको? मेंथा। ये भी प्यारी नदी है, ये भी प्यारी नदी है, मेंथा नदी। देखो, राजस्थान में एक बहुत प्यारी और बड़ी झील है टाइप में आपने, और ई झील को नाम है सांबर, सांबर झील, ठीक है। कौन सी झील है? सांबर। सांबर झील पूछेगा निम्न में से कौन से जिलों में है, तो 3 जिलों में है, अजमेर, अजमेर, जयपुर, इंपॉर्टेंट है, जयपुर तो है ही फेल मेन, और एक है डीडवाना। अब नागौर मत करना, डीडवाना कुचामन। तभी तो मैं आपको कह रहा हूं जियोग्राफी नहीं आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो कोई ज्यादा रकम नहीं है कोर्स की, आप आराम से देख लेना, आपको जैसे सूटेबल लगे। तो अजमेर, जयपुर और डीडवाना कुचामन। अब ये जो मेंथा नदी है, मेंथा नदी का जो उद्गम होता है वो मनोहरपुरा की पहाड़ियों से, मनोहरपुरा, और मनोहरपुरा जो पहाड़ियां हैं वो जयपुर में है, ठीक है। जयपुर से ये नदी निकली, जयपुर से यह नदी निकलती है, और जयपुर से निकलने के बाद यह नदी ऐसे एक बार बताते हैं कि डीडवाना कुचामन, फिर वापस हल्की सी जयपुर की सीमा बना के सांबर में अपना जल जो वो डाल देती है, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिएगा
इस नदी का जो उद्गम हुआ, इस नदी का नाम क्या था? मेंथा। इस नदी के किनारे लूनवा जैन तीर्थ है। लूनवा जैन तीर्थ किस नदी किनारे है? लूनवा जैन तीर्थ जो है वो मेथा नदी के किनारे है, लेकिन है कहाँ? डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन। तो इस नदी का अपवाह क्षेत्र जो है कुचामन, दो जिलों के अंदर है। एक तो जयपुर हो गया, एक डीडवाना कुचामन हो गया। और अपना जल जो है वो कौन सी झील में डालती है? सांबर झील में। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मेरे भाई सांबर। सांबर झील में 4 नदियों का जल आता है। ये अपनी झील कौन सी होगी? सांबर। सांबर झील में कितनी नदियों का जल आता है? 4 का। चलते जाइएगा और देखते जाइएगा, आगे बढ़ते जाओ, कदम कदम बढ़ाए जाओ। 1 2 3 4। गुरुजी ये 4 नदियां जो है वो कौन कौन सी है? तो एक नदी का नाम है खारी। खारी नदी, खारी, खंडेला। बोलो खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला और रूपनगढ़, मेंथा। एक बार तुम सारे बोलो, खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक लवणीयता की मात्रा जो लाती है वो कौन सी झील लाती है? सांबर में कौन सी नदी लाती है? वो लाती है मेंथा। तो मेंथा नदी जो है वो सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता की मात्रा, लवणता की मात्रा लाती है। तो सांबर झील में सर्वाधिक लवणता की मात्रा लाने वाली जो नदी है, और वो कौन सी है? वो है, याद रखिएगा आप, मेंथा नदी। मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुरा, जयपुर से ये नदी निकली और अपना जल सांबर झील में डाल दिया। सांबर झील में 4 नदियों का जो है वो जल आता है। ये फटाफट आप जो बात है वो लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। हाँ जी। तो उसके बाद अपने जो नदी पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे साबी नदी। फटाफट तुम सारे साथी हेडिंग लगाओ भाई साबी नदी को लेकर। सै से साबी, सै से सेवर की पहाड़ी। लिखो साबी नदी। साबी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है सेवर की पहाड़ी। कहां से होता है? सेवर की पहाड़ी। सेवर की पहाड़ियां। गुरुजी सेवर की पहाड़ियां कहां है? बोलो सेवर, एक बार बोलो तो सही। सेवर, सै से सेवर, सै से शाहपुरा। और शाहपुरा जो है वो राजस्थान के जयपुर ग्रामीण। गुरुजी एक शाहपुरा तो भीलवाड़ा नहीं भाई, शाहपुरा जिला बन गया है, भीलवाड़ा कहां पर है? तो जयपुर ग्रामीण। तो शाहपुरा से ये नदी निकलेगी। देखो ये नदी शाहपुरा से निकलेगी और शाहपुरा में बहती हुई इस प्रकार, इस प्रकार, और नदी जाएगी 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 जाएगी। साबी नदी आगे बहती हुई, लो यहां पर अपना जल जो है वो डाल देगी। चलो अब देखते हैं साबी नदी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो साबी जयपुर से निकली। जयपुर के बाद साबी निकलने के बाद राजस्थान के 2 जिले, फिर उसके बाद हरियाणा। तो 2 जिले, एक तो हो गया जयपुर, सॉरी एक तो हो गया जयपुर, ठीक है। जयपुर के बाद ये नदी जाएगी कोटपुतली। कोटपुतली जिला बना है ना कोटपुतली खेरथल, कोटपुतली खेरथल जिला जो है, एक तो कोटपुतली हो गया, दूसरा खेरथल। तो कोटपुतली बहरोड और खेरथल, खेरथल तिजारा, इन 2 जिलों में बहने के बाद यह नदी हरियाणा में जो है वो प्रवेश कर जाएगी। कहां पर प्रवेश कर जाएगी? हरियाणा। और हरियाणा में नजफगढ़ तहसील है, नजफगढ़। और नजफगढ़ जो तहसील है वहां पर एक गांव है मेरे भाई, गांव का नाम है पटौदी। पटौदी गांव के अंदर अपना जल जो है वो डाल देती है। गांव है पटौदी। तो पटौदी गांव के अंदर हरियाणा में इसने अपना जल जो है वो डाल दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वो आपको बात याद रखनी है। ठीक है, पिछली क्लास में मेरे से एक प्रश्न आपको और बता दूं, मेरे से एक प्रश्न बताया गया कि घग्गर नदी को लेकर, कि घग्गर नदी के किनारे, और शायद घग्गर नदी के किनारे मैंने वो जो बात बताई थी आपको लंबाई को लेकर, तो शायद एक किसी साथी का कमेंट आया था, उसमें कह रहा था गुरु जी घग्गर नदी की लंबाई।
तो मैं आपको एक बात बता दूं फिर, नदियों की लंबाई कभी भी फिक्स नहीं होती है। जब पानी ज्यादा आ गया तो वो पानी तेज चला जाएगा तो लंबी हो जाएगी, और पानी तेज नहीं हुआ तो वो नदी छोटी की छोटी रहेगी। जैसे घग्गर नदी में जब पानी तेज आता है तो वो सूरतगढ़ अनूपगढ़ जिलों तक आ जाती है आगे, लेकिन जब पानी नहीं रहता तो उसका पानी हनुमानगढ़ तक ही रहता है। तो नदियों की लंबाई जो होती है, एक बात ये याद रखना, वो फिक्स नहीं होती है। ये बात तुम नोट करके याद रखना, ठीक है। तो अपना जिला याद रखो, एक जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली, खेर था, और उसके बाद अपना जल डाल देती है नजफगढ़ तहसील के पटौदी गांव। देखो, साबी नदी की अगर आप बात करें तो राजस्थान में अकबर से संबंधित जो नदी है वो कौन सी है? अकबर का जो संबंध था वो बताते हैं साबी नदी से था। ऐसे बताया जाता है कि अकबर ने इस नदी पर एक बांध बनाना चाहा, और वो बांध का निर्माण होने नहीं दिया इस नदी ने। तो अकबर के लिए जो विनाशकारी सिद्ध हुई थी वो नदी कौन सी थी राजस्थान में? वो नदी है साबी। इसके लिए एक लाइन बोलती हैं कि अकबर बांधी ना बंधू, अकबर बांधी ना बंधू, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं, साबी नाम को हूं। समझ में आ गई? कि अकबर बांधी ना बंधू, ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तलाकर निकलूं, साबी नाम कहूं। तो ये लाइन जो है वो बोली जाती है किस नदी को लेकर? साबी नदी को लेकर। तो अकबर बांधी ना बंधू, अकबर के बांधने पे भी नहीं बंधूंगी मैं। तो अपने साबी नदी के बारे में फटाफट तुम जो है इतना लिख लो। देखो, बार बार उद्गम वगैरह लिखाऊं तो क्या अपनों ने एक के अंदर बात कर ही ली सारी, ठीक है, तो वो उसके अंदर ही जो आप लिख लिया करो। हाँ गुरुजी, हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, इसके बाद जो हम नदी पढ़ेंगे उस नदी का नाम है रूपनगढ़ नदी। आप हेडिंग लगाओ सभी साथी, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी। ये नदी आंतरिक वाली तो मैं पूरी कर दूंगा इसी के अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है मेरे भाई। हाँ गुरुजी। तो आंतरिक अपवाह नदी में एक नदी है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी की आप बात करें तो नदी क्या निकला है? ये निकलती है किशनगढ़ की पहाड़ियों से। गुरुजी, किशनगढ़ चेंज होया या पहले वाले जिलों में ही है? किशनगढ़ मेरे भाई एक तहसील है जो अजमेर में है आज भी। कहां पर है? अजमेर में। कई तो कहते हैं कि ये किशनगढ़ से निकलती है, लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, अजमेर के अंदर एक तहसील है रूपनगढ़। कौन सी तहसील है? रूपनगढ़। ऐसे बताया जाता है कि हो सकता है रूपनगढ़ नाम इसी कारण पड़ा, या इस तहसील का नाम रूपनगढ़ नदी के कारण पड़ा हो, ठीक है। तो वो आपको बात जो है वो याद कैसे रखनी है वो देखिएगा। वो बात आपको याद ऐसे रखनी है कि किशनगढ़ से जो नदी निकलती है वो निकली रूपनगढ़, और इस प्रकार बहती हुई रूपनगढ़ तहसील में अपना जल जो है वो डाल देती है एक झील में। मैंने बताया था ना, सांबर झील में 4 नदियों का जल आता है। सांबर झील में कितनी नदियों का जल आता है? 4 नदियों का। तो देखो, सांबर झील में जो 4 नदियों का जल आता है वो कौन कौन सी हैं 4 नदियां? खारी, खंडेला, रूपनगढ़, मेंथा। तो ये हो गई ना रूपनगढ़ नदी। हाँ गुरुजी, बात तो एकदम सही है। अब सुनो मेन बात, इस नदी के किनारे यहां पर है सलेमाबाद, एक स्थान जिसका नाम क्या है? सलेमाबाद। सलेमाबाद, ठीक है। ऐसा बताया जाता है सलेमाबाद जो है वह निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ, मुख्य पीठ। तो निम्बारक संप्रदाय की मेरे दोस्त जो मुख्य पीठ है वो है सलेमाबाद। और सलेमाबाद की जो स्थापना है, याद रखिएगा, सलेमाबाद की जो स्थापना है, स्थापना वो किसने की? तो सलेमाबाद की जो स्थापना की गई थी वो परशुराम देवाचार्य द्वारा। परशुराम परशुराम देवाचार्य। तो परशुराम देवाचार्य द्वारा जो है वो सलेमाबाद की स्थापना की गई थी। परशुराम देवाचार्य जो थे वो 36वें निम्बारकर थे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। बोलो, इतनी बात तुम्हें याद रह जाएगी कि जो सलेमाबाद है उसकी स्थापना किसने की थी? परशुराम देवाचार्य ने। और परशुराम देवाचार्य कितने नंबर के? जी हाँ, देखो, जैन धर्म में अपने 24 तीर्थंकर होया, ठीक है। महावीर स्वामी और अपने पार्श्वनाथ जी, ऋषभ देव जी, ये सारे पढ़ते हैं। ऋषभ देव पहले थे, पार्श्वनाथ 23वें थे, 24वें महावीर स्वामी थे। इस प्रकार निम्बारक के अंदर ये अपने काफी जो थे वो निम्बारकाचार्य, निम्बारकर हुए थे, जिसमें 36 नंबर के जो थे वो कौन थे? परशुराम देवाचार्य। समझ में आ गई बात? अरे प्रश्न आ जाते हैं भाई, जैसे परशुराम देवाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से? जैसे मिस्कन दास,
गरीबदास, रज्जब जी, ये सारे पूछते हैं ना ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो अपने बोलते हैं दादू संप्रदाय, यानी ये जो थे वो शिष्य थे दादू दयाल जी के। तो इस प्रकार जो है वो बातें पूछ ली जाती है। तो फटाफट आप एक बात लिखो कि रूपनगढ़ नदी किशनगढ़ से निकली और सांबर झील में अपना जल डाल दिया, और इस नदी के किनारे रूपनगढ़ तहसील है, और इसके किनारे एक स्थान है सलेमाबाद, जो निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ है। ठीक है, फटाफट से जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूपारेल। रूपनगढ़ पढ़ ली, अब पढ़ेंगे रूपारेल नदी। तो करें शुरू? जी गुरुजी, करते हैं शुरू। तो आप लिखो फटाफट, नदी रूपा रेल। रूपा आ गया तेरा फूफा, जल्दी से करके हेडिंग लगाओ रूपा रेल नदी। ये लिखा भाई रूपा रेल, रूपा रेल नदी। देखो ये इंपॉर्टेंट नदी है रूपा रेल भी। इंपॉर्टेंट कैसी है? क्योंकि ये नदी जो निकलती है वो निकलती है थानागाजी से, और थानागाजी आपको पता होना चाहिए है कहाँ। तो थानागाजी जो है आज भी अलवर में, थानागाजी जो है वो कहाँ पर, अलवर। तो थानागाजी से ये नदी जो है वो निकलती है, और थानागाजी से निकलने के बाद यह नदी किस प्रकार बहती है वो देखना है आपको। थानागाजी में निकली, निकलने के बाद डींग, और डींग के बाद भरतपुर, भरतपुर के अंदर आपको जल खत्म। तो देखिए ई नदी की आप बात करा तो अलवर से निकली, अलवर के बाद जो नदी गई वो गई डींग जिले में। ठीक है, और डींग के बाद अपना जल डाल दिया भरतपुर, भरतपुर। भरतपुर में कम बहती है, इतनी ज्यादा बहती नहीं है। और भरतपुर में गांव है कुशलपुरा, कुशल कुशल होगी यह नदी, कुशलपुरा में जल डाल के। तो कुशलपुरा गांव में ये नदी जो वो अपना जल क्या कर देती है, विलय। आंतरिक अफवाहों का मतलब तो समझ में आ गया ना तुम्हें, कि वो नदी जो अपना जल किसी सागर या महासागर में ना लेकर जाए, वो नदी कौन सी होती है, वो होती है आंतरिक अफवाह में। तो आंतरिक अफवाह में जो नदी है वो है रूपा रेल। रूपा रेल का उपनाम करा, उपनाम, तो इसे बोलते हैं लसवारी नदी, लसवारी नदी। और एक नाम और रखना, वर्राह है। वर्राह है या लसवारी नदी के नाम से बताइए कौन सी नदी को जाना जाता है, तो आप बोलोगे रूपा रेल नदी को। गुरुजी इस नदी के किनारे क्या क्या बना हुआ है वो लिखा दो। तो देखो भाई इस नदी के किनारे अगर हम बात करें, कौन सी नदी के, रूपा रेल नदी के, पहला से इतनी बात लिखो फटाफट। थानागाजी अलवरू निकले, फिर डींग, फिर भरतपुर, और भरतपुर में कुशलपुरा गांव में विलय होगी, उपनाम लसवारी और वराह नदी। हाँ गुरुजी ठीक है। तो देखो इस नदी के किनारे है डींग, डींग जिसे जल महलों की नगरी कहते हैं वो इसी नदी के किनारे है। एक सभ्यता है जिसका नाम है नोह, नोह सभ्यता। अब डींग का महल भी है, और डींग एक क्षेत्र भी है, और डींग एक जिला भी है। तो डींग जिला जो वो किस नदी के किनारे है, वो हो गया रूपारेल नदी के किनारे। ठीक है, एक याद करना सीकरी बांध, सीकरी बांध। और एक याद करना मोती सागर झील, मोती सागर झील। अब बताओ मुझे डींग कौन से जिले में है? डींग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो हम कर लेंगे। इन्हें कहते हैं जल महलों की नगरी, जल महलों की नगरी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जल महलों की सब जो है नगरी। गुरुजी नोह सभ्यता भी कहाँ है, नोह सभ्यता भी कहाँ गई भाई? नोह सभ्यता भी है, वो कहाँ गई, अपने भरतपुर। मैंने क्या लिख दिया, टींग लिख दी, भरतपुर, भरतपुर। नोह सभ्यता कहाँ, भरतपुर। और सीकरी बांध जो है, सीकरी बांध जो है वो कहाँ पर, वो डींग में। सीकरी बांध जो है वो अपना कहाँ, डींग के अंदर, ये याद रखना बात। और अब बताना है आपको मोती सागर झील। गुरुजी मोती सागर झील तो हमने बहुत बारी पढ़ी है। मोती सागर ये वही झील है ना तो सूरजमल जाट जी द्वारा जो है वो निर्मित करवाएगी, बिल्कुल। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, ये भरतपुर में है, भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं? वो कहते हैं मोती सागर झील को। तो ये नदी हो गई अपनी कौन सी भाई, बहुत प्यारी नदी है, वो नदी का नाम है रूपा रेल। अब वो ट्रिक देखो, अब वो
ट्रिक देखो कि हमने इतनी नदियां पढ़ी तो समझ में आई नहीं। कांतली नदी समझ में आ गई गुरुजी, कांकणी आ गई, मेंथ आ गई, मैं से मेंथा, मैं से मनोर पुरताना, सह से साबित, सह से सेवर, रूपनगढ़ किशनगढ़ की पहाड़ियों से, और रूपारेल थानागाजी अलवर से। अब गुरुजी नदी एक बांडी और एक कुंकुद। इसमें जो देखो बांडी जो नदी है मैं आपको बता दूं, बांडी एक पाली जो है वो किस नदी किनारे है, वो इसके किनारे है। तो यहाँ भी पढ़नी होगी और हमें वहां भी जो है वो पढ़नी होगी। ठीक है, ये बात जो है तुम याद रखिएगा। कहाँ पर गुरुजी, वहां कहाँ, वहां अपने लूनी नदी पढ़ेंगे ना, उसकी सहायक नदियों में भी अपने को पढ़नी होगी। अब जो छोटी छोटी नदियां हैं वो देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, बिल्कुल ये छोटी छोटी नदियां, ज्यादा इतनी लंबी चौड़ी इनमें कहानी जो है वो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो कर लेते हैं अपने कुंकुद नदी की। तो लिखो कुंकुद, कुंकुद नदी, हेडिंग लगाओ सारे, कुंकुद नदी। बस इसके किनारे एक बात लिखना, ये भरतपुर की प्रमुख है, और भरतपुर का एक जो शहर है उसका नाम है बयाना। तो बयाना जो है वो किस नदी किनारे है, वो है कुंकुद नदी किनारे। अब बयाना की के बातें याद रखनी है। बात देखो, बयाना पर एक वंश ने राज किया था जिसका नाम था वारिक वंश। वारिक वंश का जो शासन था वो कहां था, वारिक वंश का जो शासन था वो था बयाना। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वह, राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो बयाना में है। कहां पर है, बयाना में। इसी के किनारे एक युद्ध भी हुआ था बयाना का। तो बयाना का युद्ध जो है उसमें सांगा की जीत होती है, महाराणा सांगा द्वारा जो है वो जीत हुई थी। सांगा की क्या हुई थी जीत, बाबर की हार होती है इस युद्ध में। बाबर की क्या हो जाती है, बाबर बाबर और सांगा की सेना के बीच में हुआ था, बाबर हारा था इस युद्ध में। ठीक है, यह जो युद्ध लड़ा गया था वह 1527 में लड़ा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, बात याद रखना। और गुरुजी बयाना की आपाके के बात याद करा, बारिक वंश को शासन, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ, बयाना का युद्ध जो है वो सांगा ने जीता था। देखो 1857 की क्रांति के आपसे विजय स्तंभ पूछे, 1857 की क्रांति के दो विजय स्तंभ है, कितने हैं, दो। दो विजय स्तंभ वो है कहां पर, वो आउआ और आउआ पाली। 1857 की क्रांति के दो विजय स्तंभ कहां पर है, आउआ पाली। और राजस्थान का सबसे बड़ा विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ में बना है 9 मंजिल। ठीक है, याद रखना। इस नदी के किनारे एक बांध और बना है भरतपुर में किनारे, उस बांध का नाम है बारेठा, बारेठा बांध। कहां पर है, भरतपुर में। याद रखना, बारेठा जो बांध है इसका निर्माण राम सिंह द्वारा जो है वो करवाया गया था, राम सिंह जी द्वारा जो है वो करवाया गया। और ऐसे बताते हैं इस बांध की जो आकृति है वो कटोरे नुमा है, कटोरे नुमा, कटोरे नुमा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना ये बातें। बारेठा बांध भरतपुर में, और निर्माण जो करवाया गया था वो राम सिंह द्वारा, और इस बांध की जो आकृति है वो कैसी है, कटोरे नुमा। ठीक है, ये फटाफट आप लिखो। राम सिंह गुरुजी का, राम सिंह भरतपुर आ रहा है, भरतपुर वाले। और बांध का निर्माण याद रखो तो सन याद कर लेना 1897 में। तो ये भरतपुर के अंदर है, महाराजा राम सिंह ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था कुंकुद नदी के ऊपर। ठीक है, कौन सा बांध है, बारेठा बांध। अब इसके बाद हम जो नदी पढ़ेंगे, एक याद रखना, रोहिली नदी, रोहिली नदी। देखो रोहिली, और एक नदी मैंने आपको पढ़ाई थी कांकणी, कांकणे नदी भी कहते हैं इसको। ये दोनों नदी जो हैं वो एक ही जिले में बहती हैं, और वो जिला कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर। तो इसका नाम याद रखना, रोहिली नदी का संबंध जो है वो राजस्थान के किस जिले से है, जैसलमेर से। अब हम जो एक नदी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव्यवती। कौन सी नदी पढ़ेंगे, द्रव्यावती, या द्रव्यवती भी बोलते हैं इस नदी को। तो आप हेडिंग लगाओ सभी साथी, द्रव्यवती नदी। हाँ
लगा ली सभी साथी ने हेडिंग? हाँ गुरुजी इसकी हेडिंग लगा ली। तो इस नदी का जो उद्गम होता है वो नाहरगढ़ से होता है, नाहरगढ़। और नाहरगढ़ से जयपुर में ये खत्म हो जाती है काणोता बांध, काणोता बांध। इस नदी के किनारे बना हुआ है एक पार्क जिसे बोलते हैं बर्ड पार्क, बर्ड पार्क। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मैं प्रश्न पूछूं राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहाँ है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क, प्रथम बर्ड पार्क वो है उदयपुर, उदयपुर। और एक पक्षीशाला है जिसका नाम है एवरी, पक्षीशाला जिसका नाम क्या है? एवरी। वो भी कहां पर है? वो भी उदयपुर के अंदर ही है। और एक बात बताऊं, ऑक्सीजन पार्क कहां है ये बताओ तुम, कमेंट में जरूर बताना। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पार्क जो है वो है कोटा। मैं फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन जो साथी मेरा कोर्स के अंदर ये देख रहे हैं क्लास, ये क्लास से मैं नदियों नदियों की पूरी यूट्यूब पे भी डालूंगा विद्यार्थियों को। कह दे यहाँ कर दे, कह दे टेक्निकल टीम ने फोन करके गुरु जी यूट्यूब वाली क्लास ऐप में। ऐसा करते नहीं है कभी, लेकिन ये मन कर गया यार, मोलो आज दे के देखा। क्योंकि देखो नदियों में डाउट लग रहा है काफी, बहुत मैसेज आ रहे हैं गुरु जी नदी टॉपिक लाओ। हाँ तो बार बार क्लास रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करी हुई जो पड़ी है वो फिर मैंने कहा कि अपने यूट्यूब पर जो है वो डाल देते हैं। ठीक है, हाँ। तो ये बात समझ में आ गई और ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो लिख लो द्रव्यवती नदी के बारे में, गुरु जी लिख लिया। अब जो नदी है उसका नाम है नीमड़ा। कौन सी नदी? नीमड़ा नदी। देखो अगर नीमड़ा नदी की बात करा तो जिला है बालोतरा, बालोतरा। कौन सा जिला है? बालोतरा, जो नया बना है। यहां पर बताते हैं कि 2006 में जिप्सम का जमाव हुआ था, इसका जमाव जिप्सम का, और जिप्सम के जमाव के कारण यहां पर क्या आई थी? बाढ़ आई थी। वो कौन सी नदी में आई थी? वो आई थी नीमड़ा नदी में। याद रखना ये बात, जिप्सम के जमाव के कारण जो बाढ़ आई थी, अब वो कौन सी नदी में आई थी? वो आई थी नीमड़ा नदी में। हाँ जी, तो बोलो इतनी बात आप सभी साथी लोगों को समझ में आई? आई तो कितनी का ही बड़ी आगे गिरे, मतलब नदी जो टॉपिक पढ़ा वो बढ़िया समझ में आ गया। टॉपिक गुरुजी पूरा हो गया? पूरा नहीं हुआ, आंतरिक अपवाह तंत्र था वो पूरा हो गया। इसमें मेन मेन नदी जो है वो हमने सारी पढ़ ली। ठीक है, और क्लास कैसी लगी है ना, जरूर जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो कमेंट जरूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, हाँ। तो मिलते हैं अपने अगले भाग में। इस नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दूंगा मैं, ये टॉपिक की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम चैनल जीके वाई अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट से अपना एप्लीकेशन है ही। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले भाग में। अभी के लिए जय हिंद, खुश रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।